हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विटिक रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने विटिक रिएक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा था और ये जाना था कि किस प्रकार कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा हम लोग एल्कीन का निर्माण करते हैं। तो हमने जो पिछले टर्न पे जो रिएक्शंस स्टडी की थी उसमें हमने बताया था कार्बोनिल कंपाउंड की जब भी हम लोग रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफेनाइल फास्फीन और कोई बेस लेते हैं तो एल्कीन फॉर्म करता है और साथ में ट्राइफेनाइल फास्फीन ऑक्साइड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर जो एल्कीन होती है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी जेड एल्कीन फॉर्म होती है, कभी ई एल्कीन फॉर्म होती है। वो डिपेंड करती है कि हम लोग किस प्रकार का एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। जैसे कि वो डिपेंड करता है कि जो आपका एलाइड बन रहा है वो कैसा है, स्टेबलाइज एलाइड है कि अनस्टेबलाइज एलाइड। जैसे पिछले टर्न पे हम लोगों ने देखा था जब भी हम लोग ट्राइफेनाइल फास्फीन की किसी भी एल्किल हैलाइड पर रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले फास्फोनियम साल्ट बनता है। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि X है ये निकल जाएगा तो यहाँ पर जो X माइनस के रूप में रहेगा इसको हम लोग फास्फोनियम साल्ट भी बोलते हैं, फास्फोनियम साल्ट। और अगर इतने पार्ट को देखें तो हम लोग कहते हैं फास्फोनियम आयन। फिर हम लोग इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फास्फोरस एलाइड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो फास्फोरस जो एलाइड है ये दो प्रकार का होता है, एक अनस्टेबल एलाइड और एक होता है स्टेबल एलाइड। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो R- ग्रुप हम लोग ले रहे हैं वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनस्टेबल एलाइड। जब भी हम लोग अनस्टेबल एलाइड की बात करेंगे तो अनस्टेबल एलाइड तभी फॉर्म होता है जब एल्किल हैलाइड में प्रेजेंट R- ग्रुप या तो हाइड्रोजन हो या कोई एल्काइल ग्रुप हो। या तो R- में हाइड्रोजन ले लें, जैसे हम यहाँ पर R- को हटाकर H लगाएं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग R- की डबल डैश की वैल्यू अगर हम लोग H ले लें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड CH2X। तो इनको कंबाइंड में क्या लिख सकते हैं, CH3X। या कोई अदर एल्किल ग्रुप ले लें, जैसे हम लोग इसकी जगह मेथिल ग्रुप लगा दें तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2X। तो जब भी R- में हम लोग H लगाएं या एल्किल ग्रुप लगा दें तो जो एलाइड फॉर्म होगा वो आपका अनस्टेबल एलाइड होगा। और जब भी अनस्टेबल एलाइड फॉर्म होता है तो अनस्टेबल एलाइड इसीलिए फॉर्म होता है क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप होता है वो जो अल्फ़ा कार्बन है उस पर लगातार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता रहता है, जिसके कारण ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है और ये अनस्टेबल एलाइड फॉर्म करता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग अनस्टेबल एलाइड फॉर्म करते हैं तो जो बेस लेते हैं वो हमेशा हमें किस प्रकार का लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस लेना चाहिए। अनस्टेबल एलाइड जब भी फॉर्म करेंगे तो जो बेस लिया जाएगा वो हमेशा कैसा लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग कौन कौन से बेस ले सकते हैं, जैसे कि आपका ब्यूटाइल लिथियम ले सकते हैं, सोडियम हाइड्राइड ले सकते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट, चूँकि एसिडिक हाइड्रोजन ना होने की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है, तभी यहाँ पर हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो पाएगा और एलाइड का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अनस्टेबल एलाइड फॉर्म होगा। और जब भी ये अनस्टेबल एलाइड फॉर्म होगा और जब भी अनस्टेबल एलाइड बनेगा और उसकी रिएक्शन हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराएंगे तो हमेशा जेड एल्कीन डोमिनेटिंग प्रोडक्ट के रूप में हमें फॉर्म होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बेंजल डिहाइड, एक बेंजल डिहाइड है की रिएक्शन अगर हम लोग यहाँ पर R- की जगह हमने क्या ले लिया, CH3 और X की जगह Br ले लिया तो एथिल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफेनाइल फास्फीन और स्ट्रॉन्ग बेस में हमने ब्यूटाइल लिथियम ले लिया। क्या ले लिया, ब्यूटाइल लिथियम। वैसे सोडियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो पिछले टर्न पे हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस कर ही चुके हैं। जो फॉर्म होगा
एल्कीन फॉर्म होगा तो दो प्रकार की एल्कीन बनेगी, एक जेड एल्कीन बनेगी और एक ई एल्कीन बनेगी। सिस और ट्रांस भी अगर हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो जो जेड एल्कीन बनेगी स्टेबल, चूँकि यहाँ पर अनस्टेबल एलाइड फॉर्म होगा, तो जेड एल्कीन जो बनेगी ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगी, और जो ई एल्कीन बनेगी वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगी। वहीं यदि हम आर डैश की वैल्यू अगर हम लोग ऐसा कोई ग्रुप लगा दें आर डैश की जगह जो माइनस एम इफ़ेक्ट शो करता हो, कैसा इफ़ेक्ट शो करता हो, माइनस एम इफ़ेक्ट, आर डैश यहाँ पर जो माइनस एम इफ़ेक्ट शो करे, तो आर डैश की जगह हम ऐसा ग्रुप लगा दें जो माइनस एम इफ़ेक्ट अगर शो करेगा तो वो स्टेबल एलाइड फॉर्म करेगा, स्टेबल एलाइड। जैसे अगर हम आर डैश की जगह, अगर इसी में अगर हम आर डैश की जगह हम लगा दें PPH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COO इथाइल, ये देखिए, तो ये जो एलाइड बना ये स्टेबल एलाइड कहलाएगा। क्यों स्टेबल एलाइड कहलाएगा? क्योंकि इसका जो निगेटिव चार्ज है इस एस्टर के कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसको हम लोग और जब भी ये स्टेबल एलाइड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा ई एल्कीन फॉर्म करेगा। कैसा एल्कीन फॉर्म करेगा? ई एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट के रूप में। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि जब हम लोग बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफेनाइल फास्फीन और सोडियम मेथॉक्साइड। यहाँ पर बेस चूँकि है ये हाइड्रोजन, जब किसी एम इफ़ेक्ट वाले ग्रुप के साथ लगा दिया जाता है आर डैश, तो ये वाला जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें बहुत माइल्ड बेस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग बहुत ही माइल्ड बेस ले सकते हैं उसमें, जैसे सोडियम मेथॉक्साइड को हम लोग लेते हैं। तो जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा ई एल्कीन बनता है। कैसा बनता है? ई एल्कीन। इसकी मैकेनिज़्म अगर हम लोग देखें तो लिखने का तरीका देखिए, CH2COET को हमने इस तरीके से लिया, Br ये जो ट्राइफेनाइल फास्फीन इस पर अटैक करेगी, Br निकल जाएगा, ये SN2 पाथवे से रिएक्शन होगी। पिछले टर्म पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये फास्फोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा? फास्फोनियम आयन। और जब इसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल, तो ये सोडियम मेथॉक्साइड क्या करेगा? इस अल्फ़ा कार्बन के हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरीके से एलाइड फॉर्म होगा, और ये इस तरीके से फास्फोरैन के रूप में भी एग्जिस्ट करेगा। ये देखिए, ठीक है। अब ये फास्फोरस एलाइड जो है ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, इस तरीके से डाई एनायन जनरेट होगा। ये डाई एनायन इसके अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सा फास्फिटेन का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा? ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, फास्फोरस कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, और इस प्रकार से ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग ई एल्कीन भी बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग एल्किल हैलाइड में कोई एम इफ़ेक्ट करने वाला ग्रुप लगा दें तो हमेशा जो एल्कीन बनेगी वो कैसी बनेगी? ई एल्कीन बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं विद देयर प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री।
और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग को किसी ट्रिक से भी सॉल्व करना हो, इसकी एक ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ, इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखिए, जैसे मान लीजिए बेंजल डिहाइड हमने इस तरीके से लिया, इस तरीके से लिखा हमने, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका हम लोगों ने फास्फोरैन लिखा है यहाँ पर, फास्फोरैन, ठीक। तो ये फास्फोरैन ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो देखिए पूरा प्रोसेस होने के बाद ये फॉर्म होता है। तो आप फास्फोरैन को इस तरीके से लिख लीजिए, PPH3 डबल बॉन्ड CHET, ऐसे लिख लिया, CHCOOET लिख लिया। अब क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से इसको हम निकाल देंगे। निकाल दिया, निकालने के बाद बस इसको इस तरीके से अरेंज कर लेना है। बस ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पर चूँकि -M इफेक्ट करने वाला ग्रुप है तो हमेशा ई एल्कीन ही फॉर्म होगी, क्योंकि कार्बन आयन हमेशा ट्रांसफॉर्म चूँकि प्लेनर होने की वजह से ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, ई एल्कीन फॉर्म होगी। तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट भी एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि हम अगर एल्किल हैलाइड वाले से हम लोग फास्फोरैन फॉर्म कर रहे हैं तो हमेशा Z प्रोडक्ट प्रीडोमिनेटिंग बनेगा, और यदि हम लोग अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर कार्बोनिल कंपाउंड्स या अदर -M इफेक्ट करने वाले ग्रुप के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो हमेशा ई एल्कीन प्रीडोमिनेटिंग एल्कीन के रूप में फॉर्म होगी।